फरवरी 2026 की शुरुआत में मेटल्स मार्केट में जैसे एक भूचाल सा आ गया। सब कुछ अचानक और बहुत तेजी से नीचे गिरा। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। सवाल यही है कि सिर्फ 48 घंटों में, मतलब सिर्फ 2 दिनों में मार्केट इतना कैसे गिर गया? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे इन्वेस्टर्स के लिए बाजी इतनी जल्दी पलट गई। -33%। सोचिए जरा, चांदी में सिर्फ 2 दिनों में इतनी बड़ी गिरावट। इस स्केल की गिरावट ने तो इन्वेस्टर्स को एकदम हैरान कर दिया और हर कोई जवाब ढूंढने लगा। तो चलिए पहले माहौल को समझते हैं। देखिए, जनवरी का महीना शानदार मुनाफे वाला था, लेकिन फरवरी की शुरुआत हुई एक जबरदस्त करेक्शन के साथ। इसे कई रिपोर्ट्स में ब्लड बाथ तक कहा गया, क्योंकि इसने पिछले महीने की सारी कमाई लगभग खत्म कर दी थी। और इस पूरी गिरावट के केंद्र में थे सोना और चांदी। उनके गिरने का जो स्केल था वो सच में चौंकाने वाला था, और इसीलिए हमारी पड़ताल का फोकस भी यही दोनों है। जरा गिरावट से ठीक पहले की टाइमलाइन देखिए। जनवरी में सोना और चांदी दोनों अपने ऑल टाइम हाई पर थे। माहौल मतलब अनबिलीवेबली पॉजिटिव था। लेकिन फिर एक फरवरी आई और मार्केट ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। ये आंकड़े अपने आप में कहानी कहते हैं, और वो भी एक चौंकाने वाली कहानी। सोना करीब 12% गिरा, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन चांदी में तो 33% की अविश्वसनीय गिरावट आई। ये कोई मामूली करेक्शन नहीं था, ये तो मार्केट के लिए एक भूचाल जैसी घटना थी। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? अब हम अपनी जांच के सबसे जरूरी हिस्से में उतरते हैं और उन 4 मुख्य फैक्टर्स को उजागर करते हैं जो सोने और चांदी में इस भारी गिरावट के लिए जिम्मेदार थे। पहला और शायद सबसे बड़ा ट्रिगर एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के लिए एक नाम सामने आया, और ये एक ऐसा नाम था जिसकी मार्केट को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, इस अनाउंसमेंट का असर समझने के लिए हमें इन्फ्लेशन हॉक शब्द को समझना होगा। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो व्यक्ति होता है जो महंगाई को कंट्रोल करने पर सबसे ज्यादा फोकस करता है, और इसके लिए वो ब्याज दरें बढ़ाने से भी नहीं हिचकिचाता, भले ही उससे इकॉनमी थोड़ी स्लो क्यों ना हो जाए। और यहीं से बात काफी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। वॉर्श के नॉमिनेशन से मार्केट में ये उम्मीद जगी कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। अब जब ब्याज दरें ज्यादा होती हैं तो विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए अमेरिकी डॉलर ज्यादा आकर्षक बन जाता है, इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई। और सबसे जरूरी बात, क्योंकि सोने की कीमत डॉलर में होती है, तो जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी करेंसी वालों के लिए सोना खरीदना अपने आप महंगा हो जाता है। और बस इसी महंगाई ने बिकवाली की एक बड़ी लहर शुरू कर दी। अब आते हैं दूसरे कारण पर। दूसरा कारण पूरी तरह से टेक्निकल या मैकेनिकल था, जो बाजारों के काम करने के तरीके में ही छिपा है। ये एक ऐसा ट्रिगर था जिसने कई ट्रेडर्स को अपनी पोजीशंस बेचने पर मजबूर कर दिया, भले ही वो बेचना नहीं चाहते थे। इसे आप एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। जब कीमतें इतनी तेजी से गिरीं तो एक्सचेंज घबरा गए और उन्होंने मार्जिन बढ़ा दिया। मार्जिन क्या है? ये असल में वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए देना पड़ता है। अब हुआ ये कि कई छोटे ट्रेडर्स अचानक बढ़ी हुई रकम नहीं दे पाए, तो उन्हें जबरदस्ती अपनी होल्डिंग्स बेचनी पड़ी। इस जबरन बिक्री ने कीमतों को और नीचे धकेला, जिससे और भी लोगों के लिए मार्जिन कॉल्स आ गईं और ये एक विशियस साइकिल बन गया। तीसरा कारण जुड़ा है सीधे इंसानी मनोविज्ञान से। जनवरी में जो रिकॉर्ड हाई बना था, उसके बाद इन्वेस्टर्स भारी मुनाफे पर बैठे थे। तो जैसे ही बाजार में थोड़ी भी अनिश्चितता देखी, उन्होंने इसे अपने मुनाफे को कैश आउट करने का एक सही मौका समझा, जिसे कहते हैं सेल द न्यूज। और चौथा कारण वो था सुरक्षा की भावना का कम होना। देखिए, सोने को एक सेफ हेवन माना जाता है, मतलब एक ऐसी चीज जिसे लोग युद्ध या तनाव के समय खरीदते हैं। उस समय अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम होने की खबरें आईं, और इसके साथ ही सोने के लिए ये सेफ हेवन वाले डिमांड अचानक गायब हो गई। तो एक तरफ सोने और चांदी के साथ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी ओर कॉपर की अपनी एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। इसकी गिरावट का मौद्रिक नीति से कोई लेना देना नहीं था। ये सब कुछ इंडस्ट्री और डिमांड के बारे में था। और ये अंतर काफी गहरा है। सोना और चांदी डॉलर और मार्केट की भावनाओं जैसे फैक्टर से चल रहे थे, लेकिन कॉपर तो सीधे तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था की सेहत से जुड़ा हुआ है। मतलब फैक्ट्रीज में चीजें बन रही हैं या नहीं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं। तो कॉपर की कीमत में गिरावट का मुख्य जिम्मेदार कौन था? वो था चीन। देखिए, चीन दुनिया में कॉपर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है,
तो जाहिर है जब चीन की फैक्ट्रियों की रफ्तार धीमी होती है तो कॉपर की कीमतों पर दुनिया भर में असर पड़ता है। और इसके सबूत भी बिल्कुल साफ थे। चीन का मैन्युफैक्चरिंग डेटा, जिसे PMI नंबर कहते हैं, जो असल में फैक्ट्री सेक्टर का एक तरह से हेल्थ चेकअप है, कमजोरी दिखा रहा था। साथ ही एशियाई गोदामों में कॉपर का स्टॉक जमा हो रहा था, जो साफ साफ बताता है कि उत्पादन तो हो रहा था पर फैक्ट्रियां खरीद नहीं रही थीं। और एक बात और, बिल्कुल सोने की तरह ही कॉपर भी एक बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन के लिए तैयार बैठा था। 2025 में ये 40% तक बढ़ चुका था, मतलब ये ओवरबॉट जोन में था और इन्वेस्टर्स बस मुनाफा बुक करने का एक बहाना ढूंढ रहे थे। तो इस पूरे जांच का आखिरी फैसला क्या है? चलिए इस पूरे मार्केट मेल्टडाउन से मिले जरूरी सबक को संक्षेप में समझते हैं। तो संक्षेप में कहें तो यहां दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ सोना और चांदी जो मॉनेटरी और टेक्निकल कारणों से गिरे, और दूसरी तरफ कॉपर जिसकी गिरावट के पीछे इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक चिंताएं थी। मतलब दो एक जैसे दिखने वाले नतीजे, लेकिन उनके पीछे के कारण बिल्कुल अलग। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। ये मौद्रिक नीति, बाजार के मैकेनिक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और ग्लोबल इकोनॉमी के फंडामेंटल्स, इन सब का एक परफेक्ट स्टॉर्म था जो सब एक साथ मार्केट से टकराया और इतनी बड़ी गिरावट लेकर आया। एक जरूरी बात ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह ना समझा जाए। निवेश करने से पहले हमेशा एक सर्टिफाइड सलाहकार से सलाह जरूर लें, क्योंकि बाजार जोखिमों के अधीन है। और अंत में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब बाजार के फंडामेंटल और टेक्निकल सारे के सारे संकेत एक ही दिशा में इशारा करने लगते हैं, तो एक तेजी का दौर कितनी जल्दी मंदी में बदल सकता है। ये घटना इसी का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।